जम्मू कश्मीर में हुई जबरदस्त वोटिंग ये दर्शाती है कि नए कश्मीर में होगा पूरी तरह से पीस। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 30। मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। बड़ी बात यह है कि जो उम्मीद थी वैसा ही हुआ कि जनता खुल के बाहर निकली और जनता ने वोट किया। अब वोट किसी तरफ भी जाए मगर वोट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आज का वोटिंग हुआ इसके ऊपर भी बात करेंगे, ट्रेंड्स क्या कहते हैं वोटिंग के ये भी बात कहेंगे, और साथ ही साथ कैंडिडेट्स का क्या रुझान रहा इस पे भी बात करेंगे। किस किस की किस्मत आज हो गई ईवीएम पेटियों में बंद। कुल मिलाकर पीसफुल रहा मतदान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जम्मू कश्मीर में होंगे ताबड़तोड़ दौरे, क्योंकि अभी 2 फेज बाकी हैं। तो इन सब की बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत आज की मेन खबर पहले चरण की वोटिंग की। पवन जी, पहले चरण की वोटिंग अभी तक जो लास्ट ट्रेंड आ रहे हैं उसके हिसाब से भी 68 और 69 के बीच परसेंटेज हो चुकी है, मगर अभी वाइंड अप होते होते मुझे लगता है 70 क्रॉस करेगी। तो ये हिस्ट्री बन गई, रिकॉर्ड टूट गए। बिल्कुल ये रिकॉर्ड टूटा है। जब तक हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब तक ऑन एयर होगा उस समय तक मुझे लग रहा है क्लियर आंकड़े आगे होंगे, क्लियर आंकड़े आगे होंगे। और मुझे लग रहा है कि जो 7 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस है निर्वाचन भवन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उस समय आंकड़ा वो बता दिया जाएगा। और मुझे इस बार लगता है कि ये पहली बार होगी कि कश्मीर के साथ साथ चुनाव वैली में इतनी ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग हुई है। खास करके इंद्रवाल विधानसभा ने 80% से ज़्यादा अभी तक हो चुकी है। और मुझे लग रहा है 5 या 7% और हो सकती है जब तक बाइंड अप होना है, क्योंकि ये 5 बजे के आंकड़े थे, तो 7 बजे पोलिंग खत्म होनी है। हो सकता है मुझे कि 90 को टच ना कर जाए। देखिए पवन जी, मुझे लगता है कि 80% पोलिंग का मतलब होता है 10% लोग तो कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर दूर दराज में रहते होते हैं जो नहीं आ पाते। 7-8% होते हैं जो सरकारी मुलाजिम होते हैं और ऑलरेडी ड्यूटी पे होते हैं। तो 80% का मतलब कि तकरीबन हर आदमी ने वोट किया है जो वोट करने के लायक है। देखिए जो अभी तक डाटा है इसमें है 31,05,098 वोटर्स थे जी। और अभी तक जो बोर्ड जो आ चुका है कि आंकड़ा डल चुका है वो है 21,05,368। कुल मिलाकर 23 लाख के करीब वोटर थे इन 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और अगर 70% से ऊपर जाता है तो ये मान के चलिए कि कम से कम भी 19 लाख लोगों ने आज अपने मत का इस्तेमाल कर दिया 2019 कैंडिडेट्स के लिए, और उन सब की किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया। मगर पवन जी, ये हाई वोटिंग क्या दर्शाती है, ये बताइए। देखिए कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ वोटिंग होती है जब ज्यादा यहाँ सरकार ही नहीं थी, यहाँ तो कोई सरकार नहीं थी, तो काफी तो बदलाव की जो एक उम्मीद थी लोगों को, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये अपनी उम्मीदों के लिए, ये अपनी उम्मीदों के लिए है। और ये खिलाफ उसके है कि जो लोगों के अंदर एक टीस थी कि 10 सालों से हमारी कोई सुनने नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अब कौन थे जो पहले वहां से जीते हुए, या फिर वहां से जो लोग जीत के वापस नहीं गए, जिन्होंने कभी अपनी विधानसभा का रुख ही नहीं मतलब किया। आप ये कह सकते हैं कि 10 साल के बाद चुनाव होना और इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग होना 2 चीजें दर्शाता है। एक तो ये कि लोगों की, जैसे पवन जी ने बिल्कुल सही कहा कि लोगों की भड़ास निकली, और वो भड़ास किस शेप में निकली वो भी एक पॉजिटिव चीज़ ही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आदमी को एक फंडामेंटल राइट होता है अपनी बात कहने का, और अपनी बात कहने के लिए सबसे अच्छा जरिया है वोट करना। तो अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए वोट तो किया होगा, मगर पवन जी जो जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी चुनाव लड़ रही हैं इंक्लूडिंग जमात, कहीं ना कहीं अब सबके उसको नींद नहीं आएगी कि किस तरफ वोट गया है, इसको देखने के लिए। देखिए कहानी ये है इस समय कि कश्मीर की स्थिति अलग है, जम्मू संभाग की स्थिति अलग है। जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा था वो थोड़ा सा गलत था। यहाँ जो 3 विधानसभाओं को दिया गया है, बदरवा, डोडा वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 3, इसमें जो था वो 3,01,598। उसमें से जो वोट पड़ चुके हैं वो हैं 2,15,368। बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। ये आंकड़ा है 6934% 3 विधानसभा का। अब इंद्रवाल, पाडरनाग सैनी, किश्तवाड़ वो अलग है। देखिए पाडर जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इतने पहाड़ी इलाके, दुर्गम दूर, 76% वोटिंग। तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद, और लोगों ने अपनी उम्मीद के लिए अपनी एनर्जी, मतलब काफ़ी एनर्जेटिक थे लोग इस बार वोट करने के लिए। चलिए ये तो चीज़ है कि किसी न किसी कैंडिडेट को दिया होगा। काफ़ी सारे बड़े उम्मीदवारों की
किस्मत दाव पे थी, जिसमें अगर बीज बिहाड़ा की बात करें इल्तिजा मुफ्ती, अगर हम डूरू की बात करें तो जीए मीर, कुलगाम की बात करें तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अगर हम इस तरफ आते हैं चिनाब वैली से तो विकार रसूल बनिहाल से, अगर हम पाडर की बात करते हैं तो सुनील शर्मा, अगर हम बात करते हैं किश्तवाड़ की तो सजाद अहमद किचलू, अगर हम शक्ति प्रयार का नाम लें तो जो पूरा फॉर्मर मिनिस्टर हैं वो डोडा से। तो बहुत सारे दिग्गजों के जो नाम हैं इस बार जो पहले फेज में चुनाव लड़ रहे थे, मगर आपको लगता है कि जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे एक और ब्रेकिंग है, एक और अपडेट है कि कश्मीर में सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है जी वो है DH-पुरा 6.21 और उसके बाद देवसर में 5.54 और बनिहाल में 68%। हाँ, तो बनिहाल की अच्छी खासी वोटिंग भी जो है वो भी बड़े दिग्गजों के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि वहां 3 बड़े दिग्गज हैं। बिल्कुल 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 सही आपने कहा। अब हम एक और चीज़ पवन जी आगे इसमें थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक और चीज़ में कि 90 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। उम्मीद जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो इन 16 सीटों पे जो कश्मीर में हैं कितना प्रभाव डाल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं? देखिए वहां पर 2 टाइप के इंडिपेंडेंट्स हैं, एक तो वो हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक वो हैं जो जमात और इंजीनियर चीज के। हाँ, मैं दूसरे टाइप वाले की बात कर रहा हूँ, जो मेन इंडिपेंडेंट तो वही है इस बार, जिसकी समझ नहीं आ रही कौन किसके साथ है। और मुझे लग रहा है कश्मीर में जो टर्न आउट आ रहा है, जिस तरह से अनंतनाग में 41.58, अनंतनाग वेस्ट में 45 पॉइंट, उसके बाद DH-पुरा में 6.21, देवसर में 54.73 और डोरू में 57% पोलिंग। मुझे लगता है शायद जब से जीए मीर चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार इतनी पहली बार, नहीं तो चुनाव वहां परसेंटेज रहती थी 11, 12, 15 उसी में जीत जाते, उसी में जीतते थे। इस बार बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आजाद ने समीकरण पकड़ दिया। आगे चलते हैं। अब वोटिंग से आगे कैंडिडेट्स की भी बात हमने की, अब हम एक बात करते हैं। किश्तवाड़ में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, हालांकि कुल मिलाकर वोटिंग आज कश्मीर में भी खास तौर पे बिल्कुल पीसफुल रही, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई। किश्तवाड़ में एक पोलिंग स्टेशन पर दिक्कत आई जहां पर बीजेपी की कैंडिडेट शगुन परियार भी पहुंची, वहीं पर हमने देखा तस्वीरों में शॉट्स भी थे हमारे पास, वहीं पर पीडीपी के कैंडिडेट फिरदौस टाक भी पहुंचे हुए थे। और एनसी और पीडीपी के कैंडिडेट आरोप लगा रहे थे कि आइडेंटिफिकेशन चेक कर रही थी कैंडिडेट, जबकि कैंडिडेट का कहना था कि आई कार्ड नहीं था जो वोट डालने आए थे। और फिर डीसी साहब पहुंचे, राजेश कुमार श्रवण बहुत सीनियर JKS ऑफिसर हैं और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने मामला सुलझाया तो मामला खत्म हुआ। तो ये छोटा सा मसला हुआ है, कुल मिलाकर पीसफुल। डोडा किश्तवाड़ में पिछले 3 दिन से रात को भी हंगामे हो रहे हैं, कभी कोई इस पार्टी का वहाँ पर जा रहा है, कभी दूसरी पार्टी का पंगा हो रहा है, कोई पैसे पकड़े जा रहे हैं, कोई शराब बांटते पकड़ा जा रहा है, कोई पैसे बांटते पकड़ा जा रहा है। दरअसल वहाँ पर स्थिति बन चुकी थी पोलराइज की, कि वोटों को पोलराइजेशन करनी है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व थे। लेकिन आज का जो इंसिडेंट था ये इतना बड़ा भी नहीं था जितना तूल दे दिया गया, क्योंकि हुआ ही एक इंसिडेंट ना, बाकी तो बड़ा सही रहा। कश्मीर में तो शगुन परिहार ये है कि उनका जो आरोप था कि भाई आप कैंडिडेट हो, आप पोलिंग बूथ के अंदर जाके चेकिंग नहीं कर सकते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेन करिए, उनकी टीम आके चेक करे, सिक्योरिटी के लोग चेक करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम बैठी है वो चेक करे, आप नहीं कर सकते हो। उसे लेकर हंगामा हुआ था, लेकिन वो सुलझ गया मामला। आगे बढ़ते हैं अब चुनावों से थोड़ा सा आगे, बाकी चुनावों की बातें तो हो ही रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है इल्तिजा मुफ्ती जिन्होंने भी आज वोट डाला, और जम्मू से एक युवा कैंडिडेट है बीजेपी की शगुन परिहार, तो कश्मीर से है इल्तिजा मुफ्ती। ये 2 युवा महिलाएं खास तौर पे जो है बहुत एनर्जेटिक तरीके से चुनाव लड़ी हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने अपना वोट कास्ट किया और ये कहा कि मुझे उम्मीद है बदलाव के लिए वोट होगा और अच्छे खासे वोट उनकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़े। अब ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंच रहे हैं कश्मीर, और आज कश्मीर में मीडिया के लिए बीजेपी ने एक लंच ऑर्गेनाइज किया था, और लंच पे जो मुख्य वहाँ पर पहुंचे हुए थे मुख्य तौर पर तरुण चुग थे, जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, और उन्होंने एक बयान दिया, और जिनके बयान पे एक प्रेस नोट भी जारी किया बीजेपी ने। उन्होंने कहा कि कश्मीर नई दुल्हन की तरह सजा है प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए। तो दोपहर बाद आया ये बयान, क्या संकेत देता है कि बीजेपी खुश लग रही है कश्मीर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो चुनाव जिसे कहते हैं, उनका एक भारतीय जनता पार्टी का एक नीति है, स्ट्रैटेजी है, वो उसी पे चलते हैं। उस स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन लड़ना उस स्ट्रैटेजी के तहत है, दम खम से लड़ना है। तो वो लग रहा है कि चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी वाले सुस्त पड़े हुए हैं, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिमटे हुए हैं। इन्होंने पूरे ओवरऑल JNK के भीतर एक माहौल बना दिया है। अमित शाह आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, जोगी आ रहे हैं, अनुराग आ रहा है,
इतने बड़े लीडरों की फौज इन्होंने डाल दी है कि गली गली में प्रचार। मगर एक बार बड़ी बात एक देखने को मिल रही है सर पवन जी, स्टार प्रचारकों की सूची बहुत बड़ी थी, मगर आपने अभी तक देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद सारा कुछ टैकल कर रहे हैं। दोनों बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के हैं, दोनों बड़े चेहरे हैं। प्रधानमंत्री जी कल एक श्रीनगर में रैली कर रहे हैं, फिर कटरा आ रहे हैं। अभी शेड्यूल आ गया है कि अमित शाह 22 सितंबर को राजौरी पुंछ का दौरा कर रहे हैं। राजौरी में ही 3 रैलियां करेंगे, नौशहरा, राजौरी और थाना मंडी, बैक टू बैक। उसके बाद सीधे जाएंगे सुरंगकोट, एक रैली वहां भी करेंगे। तो 2 जिलों में 4 रैलियां, इसका मतलब है कि कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते। मैंने कहा ना कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, दमखम से लड़ रहे हैं। और साथ में क्या होता है कि ग्राउंड रिपोर्ट जब आती है लीडर्स के पास कि फलां इलाके में थोड़ी स्थिति कमज़ोर हो रही है, तो वहाँ पर जोर लगा दिया जाता है, फिर वो जोर लगता है। लेकिन आज एक और खबर भी थी, आपने मिस कर दी। आज 2 अधिकारी बदले गए हैं, बिल्कुल बदले गए हैं। शाहिद इकबाल चौधरी। चलिए वो चुनाव अब इलेक्शन कमीशन बदल रहा है तो हम उसमें पॉलिटिकल नहीं ले सकते। वो खबर है कि 2 अधिकारियों को चुनावों के चलते, जबकि पहले फेज की वोटिंग जारी थी। ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था या इलेक्शन, बट इस समय इलेक्शन कमीशन लेता है, तो इसलिए हम सरकार पर ये बात नहीं कर सकते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज एलजी साहब का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि जमात पर तो बैन लगा हुआ है, तो जमात को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए थे बैन के चलते। मगर उनके स्टेटमेंट का कहीं भी रिप्लाई किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। और रोज़ की ही तरह उमर अब्दुल्ला साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि अगर हमें दिक्कत नहीं हो रही, जिनके खिलाफ जमात चुनाव लड़ रही है, तो एलजी साहब को क्या दिक्कत हो रही है। और एलजी साहब तो वैसे भी 8 अक्टूबर के बाद अब तो सरकार पॉपुलर आ जाएगी, तो कानून बनाना और किसको लड़ना है या नहीं लड़ना ये तो हम डिसाइड करेंगे, यानी कि सरकार डिसाइड करेगी। तो ये एक बयान आया। दूसरी ओर इंजीनियर रशीद पर एक बार दोबारा कटाक्ष किया उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद ये कहते हैं कि मैं लिख के देता हूं उमर अब्दुल्ला ये वाले चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। तो मुझे लग रहा है इंजीनियर रशीद रोज तंग करते हैं उमर अब्दुल्ला को, और फिर उमर अब्दुल्ला जो है रिएक्ट करते हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जनाब इंजीनियर साहब हैं, वो सब कुछ इंजीनियरिंग के तरीके से ही कर रहे हैं, पहले वो ये देखें कि उन्हें कौन जिता रहा है। तो कहीं ना कहीं एलजी साहब का बयान और उसके बाद उमर अब्दुल्ला का बयान कि 8 अक्टूबर के बाद तो सरकार डिसाइड करेगी, एलजी कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, इसमें जो एलजी साहब का बयान था कि जमात पर प्रतिबंध है, जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो कहीं पर भी जमात का नाम नहीं आ रहा है। उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अगर स्क्रूटनी में वो लोग सही पाए गए हैं तो चुनाव मामले नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो उनको कि ये जमात के लोग हैं। ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। हाँ, इंजीनियर रशीद और उमर अब्दुल्ला ये जो टकरार चल रही है, रोज के एक स्टेटमेंट आते हैं, एक वो देते हैं और कश्मीर में लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, न्यूज़ वालों को खबर मिल रही है। अच्छा पवन जी, आखिरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज अगर परसेंटेज 70 क्रॉस किया है तो अगले फेज में कितना देखते हैं, क्योंकि पहला एक जो सेट हो गया प्लेटफॉर्म वो आगे चलेगा और आगे बढ़ेगा। देखो, मुझे लग रहा है कि परसेंटेज जो है 72-73 के आसपास रहेगी पहले फेज की, और दूसरी इससे ज़्यादा बड़ी होगी, और तीसरी उससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि तीसरा प्लेन इलाके हैं जम्मू के, और कश्मीर के भी प्लेन, बिल्कुल श्रीनगर शहर है, उसमें श्रीनगर शहर आएगा। तो कुल मिलाकर जो आज वोटर्स ने सेट कर दिया ट्रेंड, वही ट्रेंड अब आगे सेकंड और थर्ड फेज में चलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट होगा जम्मू कश्मीर का ये चुनाव देखना, क्योंकि हर आदमी के दिल में कुछ है, और जिसके भी दिल में कुछ है वो निकलेगा वोट के ही जरिए, और निकलना भी चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। हमेशा से चुनाव आयोग हो या सरकारें हो, ये कहती हैं बाहर आइए वोट करिए, मगर जब जनता बाहर आकर वोट करती है तो उससे चीज़ें बदलती भी हैं। तो जम्मू कश्मीर में इस बार हवा तो बदलेगी, मौसम भी बदलेगा, मगर सरकारें किस तरीके से बदलेंगी या नई चीज़ सामने आएगी, ये देखना बहुत अहम होगा 8 अक्टूबर को। मगर फिलहाल हमें इंतज़ार है, आज शाम जो आंकड़े आते हैं वो तो आप देखेंगे। अब दूसरे फेज़ का इंतज़ार है कि उसमें ये परसेंटेज का बदलाव कितना होता है। तो चुनावी चालीसा लगातार देखते रहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था जम्मू कश्मीर में चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और अगले 10-15 दिन बहुत इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि 2 फेज बचे हैं, और अब चुनाव प्रचार भी बढ़ेगा और उसके बाद लोगों का जोश भी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत धन्यवाद।